अब बताओ क्या हुआ था। घर पहुंचकर कुछ देर बाद नताशा के हवास बहाल हुए तो मैं पारा ने इससे पूछा। इतना अंदाज़ा अलबत्ता वो लगा चुकी थी कि जो भी हुआ है बात आखिरी हद तक नहीं गई है और नताशा महफूज है। मैं टैक्सी में बैठी तो देखा वहाँ एक तरफ कंबल पड़ा हुआ है और नीचे शायद कोई सामान है। मुझे अजीब लगा लेकिन ड्राइवर ने कुछ कहा नहीं। गाड़ी रोड पर आई तो एकदम इस कंबल के नीचे से एक आदमी निकलकर मेरी बराबर वाली सीट पर आ बैठा। मैं डर के मारे चीखने लगी लेकिन इसने पिस्टल दिखाया और बोला कि आवाज़ निकाली तो गोली मार दूंगा। फिर वो मेरे साथ दस्तराजी करने लगा। गाड़ी के शीशे टिंटेड थे, किसी को क्या पता चलता कि मेरे साथ वहाँ क्या हो रहा है। वो मेरे साथ बेहुदा हरकत करता रहा और बताया कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। पूरे सफ़र में वो मेरे साथ खेलता रहा और मेरी बेबसी पर कहके लगाता रहा। उतारने से पहले धमकी दी कि आइंदा बुलाने पर ना आई तो मौजूदा और साहब सारी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। मैं रोज़ ये जिल्लत सहने को तैयार नहीं थी, इसलिए मरने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने एक बार फिर मुझे इस जिल्लत भरी ज़िंदगी के लिए बचा लिया। वो अपनी बात के अख्ताम पर फूट फूट कर रोने लगी। खुदकुशी में निजात ढूंढना बेवकूफ़ी है नताशा, तुम्हें बहादुरी से हालात का सामना करना होगा। तुम डट कर खड़ी हो जाओगी तो ही तुम्हारी मदद कर सकेंगे हम लोग। एक बार फिर इन सब ने मिलकर इसे संभाला और समझाने लगी। अच्छा बताओ, इस शख्स और टैक्सी ड्राइवर वाले के हुलिये कैसे थे? हमारी अरूज बहुत अच्छे स्केचेस बनाना जानती है। तुम तफसीली हुलिया बनाकर स्केच बनवाओ तो हम पुलिस की मदद से इन्हें गिरफ्तार भी करवा सकते हैं। इसने रोना बंद किया तो नताशा ने इससे पूछा, हुलिये कैसे बताऊं? ड्राइवर ने मास्क पहन रखा था, सर पर पिकअप और आंखों पर डार्क सन ग्लासेस थे, जबकि इस दूसरे आदमी ने सर से लेकर गर्दन तक मोजे की तरह खींच कर पहनने वाला कपड़े का नकाब पहन रखा था। इस नकाब में आँखों, नाक और होंठों की जगह सुराख थे। मैंने कोशिश की कि इसका नकाब नोच कर उतार सकूं। इस कोशिश में इसकी गर्दन पर खराशें भी आ गई, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकी और इसने गुस्से में मुझे 2-3 थप्पड़ भी मारे। नताशा की आंखें एक बार फिर डुबडुबा गई, लेकिन फिर इसने खुद को संभाला। उठो, चलो मेरे साथ। मैं पारा ने इसकी बात सुनी और खड़ी होकर फैसला को लहजे में बोली, लेकिन कहाँ? नताशा हैरान परेशान हुई। चलोगी तो खुद ही पता चल जाएगा। मैं पारा ने इसकी कलाई थामी और इसे खड़ा कर दिया। सवाल इसकी साथियों की नज़रों में भी था, लेकिन वो जवाब देने की बजाय किसी के नंबर डायल करने में मसरूफ थी। बड़ी हुई शेव, सुर्ख आंखें, बेतरतीब बाल और मलगजे कपड़े। ये था शोबिस की दुनिया का वो चमकता हुआ सितारा जिसे दुनिया मुराद से ज्यादा मोदी और मिस्टर मोदी के नाम से पुकारती थी। हमेशा तैयार रहने वाले लाखों दिलों की धड़कन मोदी को अगर इसका कोई परस्तार इस हाल में देख लेता तो उसके दिल पर छुरियां चल जाती। कमबख्त इस हुलिये में गजब डाल रहा। रोशी ने अरोज के कान में सरगोशी की, बिल्कुल किसी ट्रेजिक मूवी के हीरो की तरह। अरोज ने इसकी राइड में तबसरा किया। वो आज सहेल मिर्जा की खसूसी सिफारिश के साथ मोदी से मिलने वहाँ आए थे, लेकिन तय पाया कि सिर्फ मैं पारा मोदी से बराह रास्त मुलाकात करेगी और वो तीनों दूसरे कमरे में रहकर मुशाहिदा करेंगी। माँ पारा सहाफ़ी के रूप में मोदी से मिल रही थी और इस वक्त नाक पर नाजुक फ्रेम का चश्मा लगाए नहायत संजीदा चेहरे के साथ इसके मुकाबले बैठी हुई थी। मुझे आप जैसी मारूफ व मशहूर शख्सियत को यहाँ देखकर अफसोस हुआ मिस्टर मुराद। बाकायदा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले इसने मुराद से इजहार हमदर्दी किया। अफसोस तो मुझे भी है कि फ़न की दुनिया में मेरी इतनी खुदमात को बुलाकर मुझे एक झूठे इल्ज़ाम में यहाँ कैद कर दिया गया है और मुझे दिफा के लिए बिल्कुल मौका नहीं दिया जा रहा। इसने फ़ौरन दुखी तासरात से शिकवा दागा। क्या आपको कानूनी जंग लड़ने के लिए मौके फराहम नहीं किए जा रहे? आपको वकला से मिलने की सहूलत हासिल नहीं या कोई और मसला है? मैं पारा ने तजाहुल से काम लेते हुए इसकी शिकवे की वजह दरियाफ्त की। ये मसला नहीं, लेकिन ये लोग मुझे मीडिया से दूर रख रहे हैं। मुझे मौका नहीं दिया जा रहा कि मैं अपने फैंस को अपनी सफाई पेश कर सकूं। ये जानते हैं कि अगर मैं अपने फैंस से राब्ते में आकर तो उन पर दबाव बढ़ जाएगा और ये इस तरह मुझे यहाँ रखकर ذहनी और जिस्मानी अजियत नहीं दे सकेंगे। वो बोलते बोलते जोश में आ गया, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ने लगी। आप बेफिक्र हैं, आप पर पाबंदी के बावजूद आपके फैंस आपके लिए फिक्रमंद हैं और आपके वकील की सरपरस्ती में सोशल मीडिया पर आपके हक में मुहिम चलाई जा रही है। पारा ने तसल्ली दी। मेरी बरसों की इज्जत हाथ में मिल गई है। 10 हमायती हैं तो 4 लोग उंगलियां भी उठा रहे हैं। मेरे किरदार पर तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं। इसकी आंखों में गहरे दुख की तर्जुमानी करती नमी उमड़ आई। दूसरे कमरे से खुफिया तौर पर इसे देखती वो तीनों दुख से हाय हाय करके रह गई। कमबख्त स्क्रीन पर ही नहीं हकीकत में भी दिलों को मुतासिर करने की सलाहियत रखता था। मैं आपका दुख समझ रही हूँ मिस्टर मुराद, लेकिन इस बात को तो आप भी तस्लीम करेंगे कि यह सब बिला वजह नहीं है। पुलिस ने आपको सबूतों के साथ गिरफ्तार किया है। आप अपने दफ्तर और रेस्टोरेंट से मिलने वाले सबूतों से खुद को बरी जिम्मा तो नहीं ठहरा सकते। आपके रेस्टोरेंट के बेसमेंट में सारा सेटअप मौजूद है और कई काबिल एतराज़ वीडियोस पकड़ी गई हैं। वहाँ जो सिस्टम नस्ब है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी के लिए है। इस सिस्टम में किसने नकब लगाई और अपने मजमूम मकासद के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। इसने इज़तराबी कैफियत में अपने उलझे हुए बालों में उंगलियाँ चलाकर इन्हें संवारने की कोशिश की। अंदर के आदमी के बगैर ऐसा होना मुमकिन ही नहीं। पुलिस ने इस केस में आपके साथ साथ आपके रेस्टोरेंट के मैनेजर और दीगर अमले को भी गिरफ्तार किया है। क्या आपको इनमें किसी पर शक है? स्पेशली मैनेजर के बारे में बताएं कि वो कैसा आदमी है और क्या आप इस पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं? मैनेजर मेरे साथ रेस्टोरेंट के आगाज़ से ही मौजूद है। मैं इस पर इत्मीनान करता हूँ, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब किसकी नीयत में फतूर आ जाए। पैसा बड़े बड़ों का ईमान डगमगा देता है। इसने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए उलझे हुए लहजे में जवाब दिया। कोई ऐसा दुश्मन जिस पर आपको शक हो कि इसने आपको नुकसान पहुँचाने के लिए साजिश तैयार की है? क्या कहा जा सकता है? शोबिस की दुनिया में बज़ाहिर सब दोस्त बनकर मिलते हैं, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं कि कब आपकी पीठ में हंजर घोंप दे। वो हकीकत बयान कर रहा था।
फिर भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपसे बाकायदा झगड़ा, इख्तलाफ या मुंहमारी वगैरह हुई होगी किसी की, और इसने आपके खिलाफ साजिश तैयार करने में कलीदी किरदार अदा किया हो। आप वैसे भी इंडस्ट्री के ऐसे अफराद हैं जिन्हें बहुत नाजुक मिजाज अफराद शुमार किया जाता है। मापारा ने इसे कुरेदने की कोशिश की। ऐसे तो कई लोग हैं, मैं अपने मुंह से किसी का नाम क्या लूँ, आप खुद सहाफ़ी हैं और रिकॉर्ड में मौजूद ऐसे जुगनू की डिटेल निकलवा सकती हैं। इसने खुलकर किसी का नाम लेने से गुरेज किया। मापारा इसके बाद इससे चंद एक सवाल किए और तसल्ली तशफ़ी देकर बाहर निकले। क्या कहती हो तुम लोग? वहाँ से निकलकर इसने इनकी राय जाननी चाहिए। अभी कुछ कहना कबल वक्त है। मोदी अपने बयान पर डटा हुआ है और दूसरी तरफ पुलिस रेस्टोरेंट के मैनेजर से भी कोई ऐसी बात बुलवा नहीं पाई जिससे साबित हो कि मैनेजर इस सारे धंधे में इन्वॉल्व था। रोशनी ने राय का इजहार किया और बाकी इसकी तायद में सरों को जंपश देने लगी। मेरे ख्याल में हमें मालूम करना चाहिए कि नेहा का माजी में मोदी से कोई झगड़ा हुआ या नहीं। ऐसा हो सकता है कि इसने मोदी के माजी से कोई बदला लेने के लिए इसके खिलाफ साजिश तैयार की हो। लुबना ने अचानक ही मशवरा दिया तो सब पहले हैरान रह गई और फिर अरूज ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर नेहा से इसका कोई झगड़ा था तो वो इतनी बड़ी साजिश तैयार नहीं कर सकती। इसके खिलाफ सबूत भी तहलीक कर लेती। सबूत को इतने ज़्यादा ठोस भी नहीं। मोदी के दफ्तर से मिलने वाला तुम्हारा और दीगर 4 लड़कियों के मोबाइल या रेस्टोरेंट के बेसमेंट में मौजूद एक कंप्यूटर जिसमें वहाँ कैबिन में होने वाली वीडियोस मौजूद हैं, साबित करने के लिए नाकाफी हैं कि मोदी ब्लैकमेलिंग प्लस डार्क वेब वगैरह का कोई धंधा चला रहा है। ये सब साबित करने के लिए पुलिस की तफ्तीशी टीम को कुछ मवाद मिलना चाहिए जो कि नहीं मिला। इसलिए तसव्वुर किया जा सकता है कि ये सब साजिशी थी। लुबना अपनी राय पर कायम थी। ये भी हो सकता है कि पुलिस अभी तक असल शवाहिद तक रसाई ना हासिल कर सकी हो। जो कुछ नताशा के साथ पेश आया इसे नज़रअंदाज न करो। ऑनलाइन टैक्सी मंगवाने पर मुजरिमों के हर कारों का वहां तक पहुंच जाना कोई मामूली बात नहीं। यकीनन उनमें से कोई ऐसा माहिर हैकर रहा होगा जिसने ये सारा बंदोबस्त किया है। जब नताशा टैक्सी मंगवाए तो इसका राब्ता मखसूस बंदे से ही हो और वो इसी की टैक्सी में सफ़र करे। वहाँ पारा ने निशानदेही की। पारो बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम लोग ये भी तो देखो कि नताशा को इतने इसरार के बाद बुलाने के बाद इसे कहीं लेकर नहीं गए और सारे शहर में घुमाकर सिर्फ टैक्सी में मेंटली टॉर्चर करने पर इत्तफाक किया गया। यानी इन्हें शक हो गया था कि कोई नताशा की निगरानी कर रहा है, इसलिए अपनी जान बचाकर निकल गए। रोशनी ने भी एक दलील दी। तो बस अब यही हाल रह गया है कि डीएनए मैचिंग हो जाए और असल मुजरिम सामने आ जाए। ये हाल नहीं, सिर्फ एक उम्मीद है। जरूरी नहीं कि हमने जिन मशकूक अफराद की लिस्ट पुलिस को दी है इनमें वो फर्ज शामिल हो जिसकी गर्दन पर नताशा ने अपने खून से खराशें डाली थी। ओके, यह सफज भी हो सकता है जो मंजर आम पर मौजूद ही ना हो। मापारा ने लुबना की बात पर ज़्यादा उम्मीद जाहिर नहीं की। नताशा की ज़ुबानी ये सुनकर इसने टैक्सी में खुद पर दस्तराजी करने वाले शख्स को नोचा था। इसके जहन में ये आइडिया आया था कि नताशा के खून से खाल के रेशो का सैंपल लेकर डीएनए हासिल कर लिया जाए और फिर तमाम मशकूक अफराद के सैंपल लेकर मैचिंग कर ली जाए। आजकल यही काम हो रहा था और इन्हें शिद्दत से रिजल्ट का इंतजार था। ये भी हो सकता है कि मुजरिम का नाम लिस्ट में शामिल हो और डीएनए के सैंपल लेने पर वो चौंक कर फरार होने की कोशिश करे। पुलिस सारे मशकूक अफराद का नाम ईसीएल में डलवा चुकी है। इसके अलावा इनकी निगरानी भी हो रही है, इसलिए किसी को फरार का मौका मिलना मुश्किल है। मापारा ने तसल्ली से कहा और फिर मसलसल मोबाइल पर मसरूफ रूही से मुखातिब हुई। तुम क्या खोज रही हो? जो खोज रही हूँ वो मिल चुका है। ये देखो, 2 साल पहले नेहा और मोदी में होने वाले झगड़े की खबरें। दोनों साइड पर एक दूसरे से बुरी तरह उलझ पड़े और कई दिन तक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, लेकिन फिर बाद में किसी ने इनके दरमियान सुलह करवा दी और जब मोदी ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया तो नेहा इसके साथ मिलकर काम करने लगी। रूही ने खबर से मुंसलिक मुख्तलिफ वीडियोज़ का खुलासा इनके सामने रखा। शोबिज़ में ज़्यादा दिलचस्पी ना रखने के बायस इनमें से किसी को भी इन वाक़यात का इल्म नहीं था। मतलब ये कि बात खत्म होकर भी खत्म नहीं हुई और नेहा ने मोदी के खिलाफ दिल में कीना रखा हुआ है, इसलिए मौका पाते ही इसे फंसा दिया। लुबना ने जल्दी से नतीजाज करते हुए कहा, मामला क्या था? ये तो अब नेहा ही से उगलवाना पड़ेगा। मापारा ने फैसला कुन अंदाज में कहा, यह तो तय हो गया कि अब नेहा का सच सामने आकर ही रहेगा। उजली रंगत वाली नाजुक सी नेहा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और वो किसी इतराफी मुजरिम की तरह उनके सामने सर झुकाए बैठी थी। इसने इनके सामने किसी भी किस्म की मजामत नहीं की और इतराफ़ कर लिया कि ऑडिशन वाले दिन रूही समेत बाकी लड़कियों के मोबाइल इसी के इशारे पर गायब किए गए थे। नताशा के साथ जो कुछ हुआ वो भी इसके इल्म में था। इसने इन 2 अफराद के नाम भी उगल दिए जो टैक्सी में नताशा के साथ सफर करते रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, मोदी प्रोडक्शन हाउस से अशरफ और बॉबी को गिरफ्तार कर लें। साबित हो गया है कि ये दोनों अफराद ब्लैकमेलर्स इस गैंग का अहम रुकन है। कुछ देर नेहा को तासुब भरी नजरों से देखने के बाद महापारा ने मुतल्लिक का पुलिस ऑफिसर को फोन किया और इससे कहा, बॉबी के खिलाफ सबूत हमारे पास भी आ गया है, इसका डीएनए मैच कर गया है और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमने इसे अंदरून से जाने वाली एक टैवो में चढ़ते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर ने चेक कर रिपोर्ट दी, अशर को भी गिरफ्तार करना है। जाहिर वो एक काम सा कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेकिन असल में वो कंप्यूटर एक्सपर्ट और छात्र हैकर है, जिसकी वजह से मोदी अपना मकरू धंधा चलाया हुआ था। मोदी, आपका मतलब है कि मोदी इस धंधे से बिल्कुल लैग नहीं? इंस्पेक्टर हैरान हुआ। बिल्कुल भी नहीं, असल में तो वही सरगुना है जो इस गैंग को निहायत होशियारी से चला रहा है और शोबिज़ के जरिए अपनी ब्लैक मनी को वाइट करता जा रहा है। आप अशर को अरेस्ट करें और एक और एड्रेस नोट करें, वहां से आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। हम इस कहानी के एक अहम किरदार को साथ लेकर थाने पहुंच रहे हैं। मापारा ने फोन बंद किया और नेहा की तरफ रुख करते हुए बोली, क्या तुम हमारे साथ चलने को तैयार हो? मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। वो एक ठंडी सांस लेकर बोली, ऑप्शन निकल सकता है नेहा, हम कोशिश करेंगे कि पुलिस तुम्हें वादा माफ गवाह बना ले। अरूज ने इसके शाने पर हाथ रखते हुए हमदर्दी से कहा, ऐसा भी ना हो सका तो मैं तुमसे शिकायत नहीं करूंगी। मैं अपने बोझ हल्का करने निकली हूँ। इस अमल में जो भी हसारा आया उसे कबूल करने से इनकार नहीं करूंगी। अब वो हासिया तक पुरसुकून हो चुकी थी। थाने का सफर इसने इसी सुकून के साथ किया।
थाने पहुंचकर मालूम हुआ कि बॉबी के साथ साथ अशर को भी गिरफ्तार करके लाया जा चुका है। अशर के हुलिये से जाहिर था कि गिरफ्तार होते ही इसने मज़ाहमत की थी। इसके नतीजे में पुलिस के हाथों खूब तवाज़ो हुई थी। बॉबी का ज़ाहरी हुलिया बेहतर था, लेकिन चेहरे पर जर्दी चढ़ी हुई थी। वो जानता था कि वो नाकाबिले तरदीद सबूत के साथ गिरफ्तार हुआ है, इसलिए इसे अपना अंजाम बिल्कुल सामने नजर आ रहा था। इन दोनों ने नेहा को थाने में देखा तो इनकी उतरी हुई सूरत मजीद उतर गई। मैंने आपको जो एड्रेस दिया था इसका क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मापारा ने वहां से तरतीब दी गई कुर्सियों में से एक पर बैठते हुए तफ्तीशी अफसर से दरियाफ्त किया। हमारी टीम वहां पहुंच चुकी है और कार्रवाई जारी है। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। नेहा की तरफ सवालिया नजरों से देखा। फिलहाल तो इसे मुल्ज़मान की कतार में ही बिठा दें। केस में इसके खिलाफ क्या दफात लगानी है ये आप बाद में सारी तफसील सुनकर फैसला कीजिएगा, ठीक है? फिर जब सारी बारात जमा होगी तो दुल्हे राजा को भी बुलवा लेते हैं, इंस्पेक्टर बशाशत से बोला और एक मातहत को इशारा किया। अगले चंद मिनटों में मोडी को वहां हाजिर कर दिया गया। अशर, बॉबी और नेहा को वहां देखकर इस एक पल के लिए इसे सांप सूंघ गया। फिर खुद को संभाल कर कदर हैरत का इजहार करते हुए बोला, ये मेरे स्टाफ और मिस नेहा को यहाँ क्यों इकट्ठा कर लिया है आपने? सवाल करने के साथ इसकी नजरें मापारा और बाकी तीनों के चेहरों पर भी भटक रही थी। यकीनन इसने इन चारों को शनाख्त कर लिया था और अंदर ही अंदर मुस्तरिब था। एक साफी, एक एक्टिंग की शौकीन लड़की और 2 अदद यूट्यूबर्स इस मौके पर वहां क्यों मौजूद थे? सारी दुनिया जानती है कि आप अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। हमारे पास अच्छी कहानी मौजूद थी, हमने सोचा इसे इसके किरदारों समेत आपके सामने पेश कर दिया जाए। हो सकता है कि आप इसे नेक्स्ट टेलीफिल्म या सीरियल के लिए पसंद कर लें। इससे जवाब देते हुए मैं पारा का लहजा ज़रा खून था। बहुत ही अजीब बात कर रही हैं आप। मैं यहाँ पुलिस की कस्टडी में अपनी जान बचाने की फिक्र में हूँ, आप मुझे कहानी सुनाने पहुँच गई हैं यहाँ। पहले मुझे यहाँ से निकलने तो दे, फिर ये काम भी कर लेंगे। फिजा की संगीनी महसूस कर लेने के बावजूद वो ढिठाई का मुजाहरा करते हुए खुद को अनजान और मासूम जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। बस ये है मिस्टर मोदी कि इंस्पेक्टर साहब आपको यहाँ से बाहर निकाल कर माशरे में एक पागल कुत्ते को आज़ाद छोड़ने के हक में नहीं है। आप यहाँ से निकलेंगे तो सीधे बड़े घर जाएंगे, इसलिए कहानी आपको यहाँ सुननी पड़ेगी। इस बार रोशनी इस पर उड़ रही। ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर? आपने यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? मोडी भड़क उठा, लेकिन वहाँ मौजूद लोग महसूस कर सकते थे इसके भड़कने में एक खौफ सा छुपा था। और चुप करके बैठ, तुरमहान साहब के सामने ऊंची आवाज़ की तो तेरा टेंटवा दबा दूंगा। एक सिपाही ने मोडी की गर्दन दबोच कर इसे कुर्सी की तरफ धकेला तो वो खामोशी से वहाँ दुबक गया। चलो नेहा, तुम शुरू करो ताकि इंस्पेक्टर साहब को भी पता चल सके कि खूबसूरत चेहरों और बड़े नामों के पीछे कैसे बदसूरत किरदार छुपे हुए हैं। मैं पारा ने नेहा को मुखातिब किया तो उसने थूक निकलकर अपना हलक तर किया, फिर मशीनी अंदाज में बोलना शुरू कर दिया। ये उस जमाने की बात है जब मैं अपना पहला सीरियल रिकॉर्ड करवा रही थी। मोडी इस सीरियल का हीरो था। छठ पर किसी बात पर हमारा झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि डायरेक्टर के लिए शूटिंग जारी रखना मुश्किल हो गया। सीरियल ऑन एयर था, इसलिए डायरेक्टर ने किसी न किसी तरह हमारी सुलह करवाई और काम दोबारा शुरू हो गया। सुलह के बाद मैंने अपने दिल में कोई बोझ नहीं रखा, लेकिन मोडी का मामला इससे उलट था। इसने दिल में कीना रखा और मुझसे ज़ाहिरी दोस्ती कायम रखी और इस दोस्ती की वजह से ही जब इसने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो मैं इसकी टीम का हिस्सा बन गई। एतबार और दोस्ती की इस फिजा का फायदा उठाकर इसने मुझे एक रोज शिकार कर लिया और मेरी नाजेबा वीडियो के सहारे मुझे अपने इशारों पर नचाता रहा। बकवास कर रही है फाहिशा। यहूद दौलत और शोहरत हासिल करने के लिए हर हद से गुजरने के लिए तैयार थे। नेहा का इल्जाम सुनकर मोडी ने अपनी खामोशी तोड़ी और शोर मचाने लगा। तुझे कहा ना अपनी जुबान बंद रख कर बैठ, लेकिन तेरे जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पहले मोडी की गर्दन दबोचने वाला सिपाही हरकत में आया और ताबड़तोड़ इसके मुंह पर 3-4 गोंसे रसीद कर डाले। गोंसे खाने के बाद वो भीगी बिल्ली बनकर बैठ गया। ये सच है कि मुझे दौलत और शोहरत की चाह थी, लेकिन इस शख्स जितनी हरीस नहीं कि इस ख्वाहिश के लिए मैं कुछ भी कर गुजरती। इसकी हिरस ने इसे अच्छी भली इनकम के बावजूद ब्लैक रेप के धंधे में डाल दिया और ये एक्टिंग के शौक में खुद तक पहुंचने वाली लड़कियों को शिकार करने लगा। लेकिन इसका तरीकाकार ऐसा था कि कभी किसी लड़की को अंदाजा नहीं हो सका कि इसका शिकारी कौन है। मैं 1.5 साल तक खुद को बदनामी से बचाने के लिए इसका अलाकार बनी रही, लेकिन 2 लड़कियों की पे दर पे खुशी के बाद मेरा दिल का बोझ इतना बढ़ गया कि मैंने इस शख्स और इसके साथियों को बेनकाब करने का फैसला कर लिया। नेहा बोल रही थी और मुल्ज़मान कितार में बैठे तीनों मर्द इससे कीना तोड़ नजरों से घूर रहे थे। अगर इनके सरों पर मुसल्लह सिपाही ना खड़े होते तो वो यकीनन इसकी बोलती बंद करने के लिए इस पर टूट पड़ते। फैसला कर लेने के बाद मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ की दोस्त अरूज से रब्ता किया और एक फर्जी दास्तान सुनाकर इसे और इसके साथियों को इस धंधे की तरफ मुतवज्जा कर दिया। ये मेरी ही वजह से था कि अशर ने ऑडिशन वाले दिन अरूज और 4 मजीद लड़कियों के मोबाइल गायब कर दिए। मैंने अशर को यकीन दिलाया कि बड़े घर की लड़की होने की वजह से अरूज से बड़ा माल समेटा जा सकता है। वो अपने बाप से शिकायत नहीं करेगी कि इनकी इजाज़त के बगैर शोबिज़ का रुख किया है। अशर मेरी चाल नहीं समझता और यूं मामला यहाँ तक पहुंचा कि मोदी गिरफ्तार हो गया। इसकी गिरफ्तारी के बाद बॉबी और अशर कुछ अरसे तक खामोशी अख्तियार कर लेना चाहते थे, लेकिन मैंने इन्हें राजी कर लिया कि काम जारी रखो। इत्तेफाक से नताशा के मोबाइल फोन से ऐसा मवाद मिल गया जिसकी बुनियाद पर इसे ब्लैकमेल किया जा सकता था। चुनांचे ये काम शुरू कर दिया गया। मुझे यकीन था कि ये चारों मोदी की गिरफ्तारी के बावजूद चैन से नहीं बैठेंगी और इन चारों लड़कियों पर नजर रखेंगी जिनके मोबाइल अरूज के साथ चोरी हुए थे। इब्तिदा में मुझे मायूसी हुई और नताशा की खुदकुशी की कोशिश ने बोझ मजीद बढ़ा दिया, लेकिन फिर आखिरकार ये लोग मुतहरिक हो ही गए। जिस आदमी के जरिए नताशा की निगरानी करवाई जाती थी वो पहले मुझे रिपोर्ट देता था और मैं इस रिपोर्ट से जितनी चाहती इतनी इतला
अशर और बॉबी तक पहुंचा दी थी। जिस रोज उन्होंने नताशा को उसके घर से निकलवाया, ये इसके साथ बहुत कुछ करने का इरादा रखते थे, लेकिन मैंने रास्ते में कॉल करके यह खबर दे दी कि निगरानी करने वाले का ख्याल है कि टैक्सी का पीछा किया जा रहा है, इसलिए मुनासिब होगा कि लड़की को अपने किसी ठिकाने पर ले जाने के बजाय छोड़ दिया जाए और यूं वो बेचारी उनके पंजों से निकलने में कामयाब हो गई। इस रोज वाकई हम नताशा के पीछे थे, इसके जरिए तुम लोगों के ठिकाने पर पहुंचना चाहते थे। अरूई ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए नेहा को आगाह किया। नेहा इसकी बात सुनकर उदासी से मुस्कुराई और बोली, मुझे इस बात का इल्म निगरानी करने वाले आदमी से हो गया और मैं पछताई भी थी कि क्यों नताशा को ठिकाने पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा, कि इसके पीछे तुम लोग और पुलिस भी वहां पहुंच जाती। बहरहाल मैंने बहुत सी बातों की तरह ये बात बेशर और बॉबी से छुपा ली और यूं तुम चारों को खुलकर काम करने का मौका मिलता रहा। हमें तुम्हारे किरदार पर फख्र है नेहा, तुमने मुश्किल में ही सही अपने खौफ पर काबू पाया और दूसरी बहुत सी लड़कियों की इज्जतें और जिंदगियां बचाने का वसीला बन गई। और रूही ने भीगी पलकों से अपनी पुरानी सहेली को सराहा, जवाबन वो भी भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। मुझे उम्मीद है इंस्पेक्टर साहब आप नेहा के साथ इस केस में हासिल रियायत करेंगे। लुबना का दिल भी नेहा के लिए मोम हुआ तो इसने बाकायदा इंस्पेक्टर को मुखातिब करके सिफारिश की, कानून में जितनी गुंजाइश निकल सके मैं जरूर निकालूंगा। इंस्पेक्टर ने यकीन दहानी कराई और लेडी कांस्टेबल को बुलाने का ऑर्डर जारी कर दिया। ये एक ऐसा मौका था जब सबकी तवज्जो जरा हट गई। मोडी ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और झपट कर नेहा के करीब पहुंचकर इसका गला दबोच लिया। दो सिपाही फौरन ही इसकी तरफ लपके और राइफलों के बट मार मार कर नेहा से दूर हटाकर फर्श पर गिरा लेने में कामयाब हो गए। इसकी इस हरकत पर चिराग पा इंस्पेक्टर अपनी जगह से हरकत में आया और इसके करीब पहुंचकर अपनी एक टांग बारी जूते समेत इसके सीने पर रखकर गुराया। अभी तक हमने तुझे बहुत इज्जत से रखा हुआ था, लेकिन अब देखना कि रिमांड के ये जो 2 दिन बचे हैं इनमें कैसे तेरी हीरोगिरी निकालकर तुझे हीरो से जीरो बनाते हैं। इंस्पेक्टर की टांग तले दबे हीरो में हिम्मत नहीं थी कि दम मार सके। इसके हवारी भी दम साधे फटी फटी नजरों से ये मंजर देख रहे थे।